वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं वन संपदा के बारे में, वन संसाधनों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं और वनों में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से पेड़ हैं वो जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ा-सा आपको मैं रिवाइंड कराना चाहूँगी कि जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे पहले से मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि हम ये चला रहे हैं एमपीपीएससी प्री का सीरीज़ है, ध्यान रखिएगा ये एमपीपीएससी प्री जो है मुख्य रूप से है। इसके अलावा जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम है उन सभी में ये आपका यूज़फुल होने वाला है, ठीक है? तो एमपीपीएससी प्री के सिलेबस के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भूगोल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम इससे पहले जो भी हमारे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं उसमें हम मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में, नदियों के बारे में, मिट्टी के बारे में इस तरह से सारी चीज़ें देखते आए हैं और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की वन संपदा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भारत का कुल वन क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे मध्य प्रदेश का बच्चों, ठीक है? यानी सबसे ज़्यादा वनों वाला प्रदेश कहा जाता है, ठीक है? राज्य का लगभग 30% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, यानी लगभग 30% क्षेत्र जिसमें वन पाए जाते हैं, ठीक है? भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है क्योंकि ये भारत के मैप में बीचों-बीच आता है। इसके अलावा यहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी इसे कहा जाता है। तो वनों से संबंधित सारी चीज़ों को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसके वर्गीकरण की बात करें, किस तरह से शासकीय वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी प्रशासन ने इसे किस तरह से बाँट रखा है, तो 3 भागों में बाँटा गया है इसे आरक्षित, संरक्षित और आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इन तीनों को यहाँ समझते हैं ये चीज़ें होती क्या है। तो अवर्गीकृत का मतलब ऐसे वन होते हैं जहाँ पर आपको आवागमन की सुविधा होती है, मतलब आ जा सकते हैं आप, पशु चारण कर सकते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट सकते हैं। इन तरह की कोई भी प्रतिबंध आप पर नहीं लगाए गए हैं। वहाँ आप आराम से सारी चीज़ें, ये प्रक्रियाएँ कर सकते हैं, यानी आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के जितने वन क्षेत्र हैं, उसका लगभग 2% और एरिया की बात करें तो 1709 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग इतना एरिया ऐसा है जो आपके अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको सारी छूट या से आपको स्वतंत्रता होती है, ठीक है? संरक्षित वन की बात करें तो मध्य प्रदेश के वन का लगभग 65% 65 से 66% भाग जो है आपका संरक्षित वन कहलाता है। बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र होता है ये, यहाँ ना आप पशु चारण कर सकते हैं, ना ही आप लकड़ी काट सकते हैं, यहाँ तक कि आपको बिना अनुमति के यहाँ पे आना-जाना भी प्रतिबंधित है। इसे हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। कितना है? 65% लगभग और 31,098 किलोमीटर स्क्वायर लगभग ये एरिया है मध्य प्रदेश का। ठीक है? आरक्षित वनों की बात करें तो ये कितना है? इनका प्रतिशत है 32 से 33% है और 61,886 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपका आरक्षित वन कहलाते हैं। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित होगा, मतलब इसमें आप परमिशन के बाद ही आ जा सकते हो। संरक्षित वन में पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, आप बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जा सकते, पशु चारण नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर शासन के कड़े नियम होते हैं आरक्षित वन में, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर आप नहीं जा सकते। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे आपके संरक्षित वन में आपको, अगर आप किसी प्रकार का इस तरह से कृत्य करते हैं, वहाँ घुसपैठ करते हैं या फिर जानवरों का शिकार करते हैं, तो आपको उसमें दंड का प्रावधान भी है। इसी तरह आपको आरक्षित वन में भी ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। जैसे आपके नेशनल पार्क्स हैं और वन अभयारण्य है, ये सभी जो है संरक्षित आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है इतनी सारी चीजें? तो ये प्रशासन के तौर पे वर्गीकरण है। अब इसका जो है मौसम के आधार पर जो है वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है? मौसम या जलवायु के आधार पर इनका भी 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पे कॉमन चीज कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन, ठीक है? उष्ण मतलब गर्म होता है। देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु हो, मतलब गर्म और नमी ये दोनों से मिलकर जो जलवायु बनती है उसे ही उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। और यहाँ मुख्य रूप से जो कटीले या इस तरह के वृक्ष जो है पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ
100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। ठीक है, वर्षा का जो स्तर होगा वो क्या होगा, 100 से 150 सेंटीमीटर स्तर पे यहाँ पे वर्षा होगी। वहां पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे और ऐसे वन क्या होंगे, बहुत ही ऊंचे, घने और बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा घने वन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके मुख्य रूप से जो वृक्ष होंगे वो है सागौन, साल, शीशम, तेंदुपत्ता, ये हो गए। ठीक है, कहाँ पाए जा रहे हैं मुख्य रूप से, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट, मंडला, शहडोल, यानी आपका पूर्वी दक्षिण एरिया कहलाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्व दक्षिण पूर्व एरिया, ये वाले जिलों में ये मुख्य रूप से आपको उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वन, अब ये कहाँ पाए जाएंगे, जहां वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, वहां पे उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऐसे वन जहाँ पे लगभग क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो अपने आधे पत्ते खो देते हैं या गिरा देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें अर्ध शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से सागौन, साल, महुआ, ये वृक्ष आते हैं। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो कहाँ मिलेगा ये आपको, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी मध्य क्षेत्र में सागर, दमोह, कटनी, सतना, ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पूरी तरह से शुष्क पेड़, मतलब वहां की जो पेड़ पौधे होंगे वो कटीले होंगे, पत्तियां कम होंगी उसमें। ठीक है, इस तरह से सूखी होंगी, ऐसे वन पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाएंगे, देखिए जो वनों का हम यहाँ पे देख रहे हैं, घने हैं, हरे हैं या सूखे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वर्षा पे डिपेंड करता है। जहाँ पे वर्षा ज्यादा अच्छी होगी वहाँ के वन बहुत अच्छे होंगे, जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पे वन भी कम होंगे, या फिर वहाँ पे पेड़ पौधे हाइट कम होगी, उनमें पत्तियां कम होंगी, फल फूल कम होंगे। ठीक है, तो जहाँ वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, बहुत कम वर्षा हो रही है, वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। देखिए, हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ वनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें उसका मैप, कोई भी, चाहे हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं या हम देश के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हमें मैप बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से पता है, तो ये सारी चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कौन सा वाला एरिया, पश्चिमी एरिया, पश्चिमी एरिया से लगा हुआ है आपका राजस्थान, राजस्थान जो कि सूखा प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो उस एरिया में क्यों सूखा, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है, तो उस एरिया में आपको वर्षा कम होती है, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र लगता है आपका पश्चिमी वाला, उधर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए वहां पर ऐसे ही शुष्क पर्णपाती वाले वन पाए जाते हैं। किस तरह के वन पाए जाएंगे, तो वहाँ खैर, बबूल, पलाश, बेर, ये सब पेड़ है बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ पाए जाएंगे। और जिलों की बात करें तो मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। तो ये हो गए आपके मौसम या जलवायु के आधार पर वनों के 3 प्रकार। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अभी हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, और एक चीज और यहाँ बता दूं कि जो मध्य प्रदेश का वन वाला टॉपिक है तो छोटा, और इसे जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो पढ़ने वाले होते हैं, वो नॉर्मल टॉपिक है या बन जाएगा ऐसा सोच करके उसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं कुछ एमसीक्यू वगैरह वो भी आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं। जैसे प्रजातियों के आधार पर मुख्य वन की बात करते हैं, जैसे सागौन, सागौन वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला वृक्ष में से एक है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेक्नोना ग्रैंडिस। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये राज्य का 17.8% क्षेत्र, मध्य प्रदेश के राज्य का जो है 17.8% भाग में जो है सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत ही लंबे ऊंचे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और जो इमारती लकड़ी है बहुत ज्यादा मात्रा में इससे निकाले जाते हैं, और बहुत महंगे भी ये मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिले कौन कौन से हैं, तो बालाघाट, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, शहडोल, ये क्षेत्र हमने पहले ही देख लिया क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साल वन, इसका वैज्ञानिक नाम होता है शोरे रोबस्टा। ठीक है, शोरे रोबस्टा कहाँ पाए जाते हैं, तो राज्य का 16.54% क्षेत्रों में आपको साल के वृक्ष मिल जाएंगे। ठीक है, जिले मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, ये भी आपका कौन सा है, पूर्वी और दक्षिणी वाला एरिया है, इधर पाया जाता है। बांस वन, ये वो वन है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बांस वन, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बैम्बू सोडे। ठीक है, जिले कौन कौन से हैं, बालाघाट, उमरिया, सतना, ये
क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप उमरिया साइड और इधर बालाघाट, सतना इन एरिया में विज़िट करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बाँस के वन मिल जाएँगे, ठीक है? वहाँ की जलवायु, वहाँ की वर्षा, वहाँ की जो मिट्टी है उसके आधार पर ये जो है वर्गीकरण आपको देखने को मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक, चलिए इसके अलावा अब कुछ और भी वृक्ष हैं इम्पोर्टेंट जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे तेंदू, महुआ, पलाश, बबूल, खैर, ये कहाँ पाए जाएंगे मुख्य रूप से? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला ये जिलों में ये मुख्य रूप से मिश्रित रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित वन भी कह दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको तेंदू ज्यादा मिलेगा, कहीं महुआ ज्यादा मिलेगा, कहीं पलाश या बबूल, खैर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हम्म, अब थोड़ा-सा औद्योगिक वन उपज की बात करें, यानी ऐसे उपजों की बात करें जिनके आधार पर यहाँ पर औद्योगिक उद्योगों का भी स्थापना किया गया है, ठीक है? जैसे तेंदूपत्ता की बात करते हैं। तेंदूपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। किस काम में आता है? तो ये बीड़ी बनाने के काम में आता है, ठीक है? तेंदूपत्ता बीड़ी बनाने के काम में आता है, इसलिए बीड़ी उद्योग बनाया गया है। कहाँ-कहाँ पे है? सागर में है, जबलपुर में है, उमरिया में स्थित। दूसरी हम बात करें लाख का, इसका स्रोत ये एग्जाम में आपका पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक है? कि लाख जो है ये लाख कैसे बनता है या इसे बनाने के लिए कौन सा कीड़ा जिम्मेदार होता है, ये पूछा गया है सवाल में, ठीक है? तो स्रोत इसमें दिया हुआ है लैसिपर लक्का, ठीक है? इस कीट का नाम है ये, इसे ध्यान रखिएगा। इसके कारण जो है पेड़ पौधों में लाख जमता है, ठीक है? ये कीड़ा जिम्मेदार होता है। तो ये मुख्य रूप से किन पेड़ों के टहनी में पाई जाएगी? तो आपके बेर है, पलाश है, कुसुम, इन पेड़ों में ये लाख पाया जाता है। आप देखिएगा पेड़ में एक जमा हुआ पदार्थ उसमें मिलेगा, कांच जैसा सॉलिड होता है और पेड़ों के तनों में, शाखाओं में ऐसे जमा हुआ रहता है, ठीक है? ये कीट उसके लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान रखिएगा। किस काम में आता है? तो वार्निश, पॉलिश वगैरह करने के काम में आता है, जिसका कारखाना बनाया गया है उमरिया में, ठीक है? दूसरा आते हैं बाँस। बाँस का प्रयोग किस में किया जाता है? कारखानों में, फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? वहीं खैर की बात करें तो खैर का यूज़ किस लिए किया जाता है? कत्था निर्माण में। ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि जो कत्था खाया जाने वाला कत्था है, पान में आप खाते हैं, जिससे लाल कलर निकल के आता है, तो वो किस पौधे से या किस पेड़ से बनता है? तो पेड़ का नाम है खैर, ध्यान रखिएगा। खैर के पेड़ से बनाया जाता है कत्था। इसका उपयोग निर्माण कहाँ पे मिल जाएगा, यानी इसका उद्योग आपको कहाँ मिल जाएगा? तो शिवपुरी, मुरैना, मंदसौर, जहाँ पे ये ज्यादा मात्रा में उपज हो रहा है वहीं उसका उद्योग मिलेगा, ठीक है? रेशम की बात करते हैं, जो कपड़े वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके उद्योग आपको मिल जाएंगे श्री मंडला, बैतूल, इन क्षेत्रों में, जहाँ पर इसकी भरमार होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उधर पाए जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक और खाद्य वन उपज की भी बात करते हैं, मतलब ऐसे औषधियों की बात करते हैं जो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पेड़ पौधों से। जैसे महुआ की अगर हम बात करें, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है मधुक्का लॉन्गिफोलिया, ठीक है? मधुक्का लॉन्गिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। कई बार एग्जाम में इनके वैज्ञानिक नाम से ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। वो आपके वनों के ही अंतर्गत का ही सवाल है, उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? उपयोग क्या होता है? तो महुआ का प्रयोग किया जाता है शराब के लिए और दवा वगैरह बनाने के लिए भी, मुख्य रूप से शराब के लिए, ठीक है? क्षेत्र कहाँ है? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं पे हर्रा की बात करें, ये आयुर्वेदिक औषधि है, ये ध्यान रखिएगा, औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्षेत्र छिंदवाड़ा, मंडला, इन्हीं क्षेत्रों में हम पहले भी देख चुके हैं कि इन क्षेत्रों में महुआ, हर्रा ये सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चिरौंजी की। इसका उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले में ये पाया जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे आपने कद्दू देखे होंगे, कद्दू के बीज देखे होंगे और उसका जब छिलका उतारेंगे तो जिस तरह से एक ड्राई फ्रूट निकल के आता है, सेम वैसा ही आपका आकार का होता है चिरौंजी भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसका अलग से पेड़ होता है। गोंद की बात करते हैं, गम की बात करें तो ये गम मुख्य रूप से किसके लिए? कूलिंग गोंद या खाद्य गोंद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हम्म, शासन और प्रबंधन की बात करते हैं कि क्या-क्या ऐसे संगठन या संस्थाएं बनाई गई हैं जो वनों को लेकर के काम करती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, IIFM। इसकी संस्था कहाँ पे है? भोपाल में है। क्या काम करता है ये? तो वन उपज और वन प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करता है, ठीक है? वन उपज के संबंध में या उनके प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। दूसरा है इम्पोर्टेंट संजीवनी संस्थान, भोपाल में स्थित है।
काम क्या है इसका? वन औषधियों को प्रोत्साहन देना। ये नहीं यानी ये सभी जो है वनों को लेकर के काम, चाहे अनुसंधान करना हो, चाहे प्रशिक्षण देना हो, ये सारे काम ये संस्थाएं करती हैं। ठीक है। तीसरा है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। इसके भी स्थापना या जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। ठीक है। स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुआ था। क्या काम करता है? वनों का संवर्धन और परिरक्षण करता है, जांच करता है। ठीक है। चौथा है आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। इसका काम क्या है आपका? पौधारोपण संबंधित शोध कार्य कराना। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन में दिया हुआ है इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय, ये कहाँ पर है आपका? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय बालाघाट में है और 1979 में उसकी स्थापना हुई। इसके अलावा दूसरा जो वन्य राजकीय महाविद्यालय है बैतूल में स्थापना की गई अगले साल यानी 1980 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा यहाँ से, इन्हें ध्यान रखने की जरूरत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वन्य जीव प्रतीक और संरक्षण के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि देखिए अब वन है तो वन्य जीव होंगे, वन पशु होंगे, पक्षी होंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख पक्षी या पशु हैं जिन्हें यहाँ पर स्थान दिया गया है वनों के आधार पर? जैसे राजकीय पशु बारहसिंगा है। 1 नवंबर 1981 को इसे जो है राजकीय पशु घोषित किया गया था और इसी दिन राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को। दूधराज, क्या नाम है उसका? दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। वहीं अगला फैक्ट है हमारा टाइगर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो सब सर्वाधिक जो शेर घनत्व वाला क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश ही है और मुख्य रूप से कौन सा? बांधवगढ़। बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ का जो नेशनल पार्क है वो आपका किसमें? टाइगर प्रमुख टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहलाएगा या अभ्यारण्य वाला क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संरक्षण किसे प्रदान किया गया है? तो घड़ियाल संरक्षण भी योजना भी हमारे मध्य प्रदेश में रखी गई है जो कि चंबल अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। और एकमात्र सर्प उद्यान, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। क्लियर है इतनी सारी चीजें? चलिए कुछ ही चीजें और बच गई हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं यहाँ पर, या योजनाओं की बात कर ले या वनों से संबंधित पुरस्कारों की हम बात करते हैं। सबसे पहले नीति के बारे में बात करें तो अधिनियम या नीतियों में आ जाता है कौन सा? राज्य वन नीति 1952 में आया था और अपडेट किया गया था 2005 में। ठीक है, 5 अप्रैल 2005 को ये किया गया था। क्या कहा? और उसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 जिसके तहत जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया था, शामिल किया गया था उनके संरक्षण के लिए। इसे ध्यान रखेंगे। 1970 की बात करें तो इसमें वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था। वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था। उसके बाद फिर जो है वनों को फिर संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत इस तरह से बांटा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब उनकी अंधाधुंध कटाई होने लगी थी तब जाके फिर आपका राष्ट्रीयकरण नियम लाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक, 1974 और 89 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आया था, यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण को बनाए रखने के लिए ये अधिनियम फिर लागू किया गया था। और लास्ट में एक और अधिनियम मिल जाएगा आपको 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये सभी जो नीतियां या अधिनियम हैं किनको? वनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए ये नीतियां बनाई गई थी। ठीक है, पुरस्कार या योजनाओं की बात कर लें तो एक योजना है पंचवन योजना। ठीक है, 1976-77 में आया था और इसका जो लक्ष्य था 33% वनों का संरक्षण करना। ठीक है, लगभग 33% वनों का संरक्षण इन्हें मिला था इस योजना के तहत। एकलव्य शिक्षा योजना, ठीक है, ये मुख्य रूप से तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए लाई गई योजना थी। अब पुरस्कार की बात करें तो बसा मन मामा पुरस्कार, ये वृक्षारोपण हेतु प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। दूसरा है अमृता देवी पुरस्कार, ये भी वन संरक्षण हेतु प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये आपके अधिनियम और नीतियां हो गई, इधर ही आपको योजनाएं और पुरस्कार मिल जाएंगे। दोनों चीजों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और प्रॉपर पूरा नोट्स आप बनाइएगा। लास्ट हमारी स्लाइड है, इसमें देखिएगा कुछ चीजें हैं, जैसे मध्य प्रदेश के वन महत्वपूर्ण जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक वनों वाला जिला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा कहलाता है? बालाघाट। न्यूनतम वनों वाला जिला शाहजहांपुर कहलाता है। ये वन लाइनर फैक्ट है लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आम्र जिला किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है, बहुत ज्यादा आम वहां से उत्पादन होता है इसलिए आम्र जिला के नाम से जाना जाता है जबलपुर को।
उसके अलावा पन्ना को आंवला जिला के रूप में जाना जाता है, ये नॉमिनेट किए गए हैं। तो ये थी सारी डिटेल हमारी मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संसाधन के बारे में। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी और सारा डिटेल आप सारा नोट्स जो है प्रॉपर बनाइएगा और अपनी तैयारी को मुकम्मल करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।